नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत में जो आई हुई बाढ़ के बारे में। खास करके असम के क्षेत्र में जो बाढ़ आई हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर असम के क्षेत्र में बाढ़ क्यों आई है, उसकी बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, सभी परिस्थितियों का जिक्र करेंगे। और जो कुछ वर्षों से हाल ही के वर्षों में देखने को मिला है कि पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बाढ़ इतनी ज़्यादा क्यों आती है। तो ये पीछे हमारे मानचित्र बना हुआ है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कारण हैं। मानसून की जो अनियमितता हमें देखने को मिल रही है, जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है और जो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन सब का जिक्र करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में खास करके आसाम का क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र की घाटी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी पहलुओं पर हम काफ़ी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो इस क्षेत्र का कुछ भूदृश्य से कुछ ऐसा है कि इसके मध्यवर्ती क्षेत्र से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, इसके उत्तर में जब देखेंगे तो हिमालय पर्वत है और दक्षिण में देखेंगे तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ये देखिए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ऊपर की ओर देखेंगे मतलब उत्तर के क्षेत्र में तो हिमालय है। तो हिमालयी क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं तो खास बात उनमें ये रहती है कि हिमालयी क्षेत्र की निकलने वाली नदियों में कि उनकी ढाल काफ़ी ज़्यादा होती है। ढाल चूँकि पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही, पहाड़ी क्षेत्र से जब निकलेंगी तो उनमें नदियों में ढाल ज़्यादा होगी। ढाल ज़्यादा होगी तो उनके जो पानी की रफ्तार होगी वो भी काफ़ी तेज़ होगी। पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से क्या होगा कि वो सीधी बात है कि पानी ज़्यादा लेकर के आएंगे। और नदियाँ कटाव बहुत तेज़ी से करती हैं, क्योंकि जो नदी की जब रफ्तार चेंज होती है तो नदियाँ कटाव करती हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, इस क्षेत्र से कोई नदी निकलेगी तो इस नदी निकलने के पर्वतीय क्षेत्र को काटेगी, क्योंकि इसमें पानी की रफ्तार तेज है। तो काटेगी तो काट करके अपने साथ में गाद वगैरह भी लेकर के आती है। और जब गाद लेकर के आती है तो नदियों के जहाँ से उद्गम होता है वहाँ जब गाद लेकर के आती है तो गाद लेकर के वो यदि ब्रह्मपुत्र घाटी में निक्षेप हो जाता है, मतलब यहाँ पर जमाव हो जाता है। तो इस जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में जब वो जमाव हो जाता है, ब्रह्मपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में जमाव हो जाता है, तो क्या होता है कि जब कोई पहले नदी जो, तो मान लीजिए जैसे कोई ये नदी बह रही है, इसकी गहराई पहले इतनी थी, मान लीजिए क्या थी, 100 मीटर थी। 100 मीटर थी, मीटर में आप समझ लीजिए, ऐसे बता रहा हूँ। तो 100 मीटर थी, लेकिन आगे चल करके इसमें जब मिट्टी वगैरह गाद वगैरह ऐसा जमा हो गया तो नीचे के क्षेत्र में तो गाद जमा हो गया। तो जब गाद जमा हो जाएगा तो पहले नदी तो इतनी गहरान थी, तो नदी की गहरान कम होती है। तो नदी की गहरान कम होने की वजह से क्या होता है कि जो जल स्तर है नदी का वो ऊपर की ओर बढ़ता है और वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिस वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ये तो हो गई बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई। अब इसमें और भी चीज़ें हैं कि आखिर मानसून की अनियमितता आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, और इसमें हम जब देखेंगे तो हिमालय का क्षेत्र आपने देखा, इधर आप देख रहे हैं तो ये सिक्किम दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आप देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो मैंने बताया है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या है, ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के पूरा आसाम है, असम है। दक्षिण के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है मेघालय, और ये वाला हिस्सा त्रिपुरा वगैरह, ये आप जान रहे हैं ऊपर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखिए तो नदी जो निकल रही, ये आप देख रहे हैं जो मुख्य नदी है, इसको हम बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र। ये नदी ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, हालांकि और भी सहायक नदियां तिस्ता वगैरह है, संकोश, सुभाषिनी, सियांग, लोहित और कापिली और धनश्री, इतनी सारी नदियां। इस समय जो चर्चा का विषय है वो कापिली है, धनश्री नदियां वगैरह हैं, ये सब चर्चा का विषय बनी हुई। आप देख रहे होंगे टीवी में जिस तरीके से न्यूज वगैरह आ रही, आसाम के क्षेत्रों में जो बाढ़ का कहर है, उसमें जो रेलवे स्टेशन ध्वस्त हो गए हैं, ट्रेन की पटरियां उखड़ गई हैं, ट्रेन वगैरह क्या हो गई हैं कि वो बिल्कुल उलट गई हैं। ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। वो क्षेत्र आप जान रहे हैं जो आसाम का क्षेत्र है, हाफलांग। हाफलांग यहाँ का एक पर्वतीय हिल स्टेशन है जहाँ पर जो रेलवे के जरिए कनेक्ट है। तो हाफलांग स्टेशन पर आपको देखने को मिला है कि वहाँ पर रेल की पटरियाँ उखड़ गई हैं, ट्रेनें वगैरह पलट गई, ऐसी स्थिति बनी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर एक एक बातों का हम जिक्र करते हैं, आखिर ये बाढ़ के कारण क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो प्री मानसून बारिश हो रही है, मानसून के आने के पहले की जो बारिश हो रही है, उस वजह से यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है। बारिश में अनियमितता देखने को मिली, बारिश ज़्यादा हो रही है। तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये बाढ़ के क्षेत्रों में बाढ़ का थोड़ा सा कह सकते हैं कि संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। आइए देखते हैं, कारणों की चर्चा करेंगे। इधर हमने कारण बता दिए हैं, इन सबके हम एक एक करके कारण उठाएंगे और एक एक आपको विस्तृत रूप से बताएंगे जो आसाम के क्षेत्रों में ये क्यों है। 2 जिले हैं, कछार है, दूसरा आप देखेंगे डिमा हसाओ। कछार हालांकि ऊपर का क्षेत्र लखीमपुर वगैरह का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो बाढ़ से प्रभावित है। आइए देखते हैं,
हिमालयी नदियों में देखेंगे तो मैंने अभी बताया गाद की स्थिति बनती है। हिमालयी क्षेत्रों में जब नदियां बहती तो उसमें गाद की स्थिति बनती है, और गाद क्या होता है कि वो नदी के तलहटी में जमा हो जाता है। तलहटी में जमा होने की वजह से नदियों का वाटर लेवल बढ़ता है, और वाटर लेवल आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता है, और इस वजह से क्या होता है कि वो बाढ़ की स्थिति बनती है। मार्ग परिवर्तन, मैंने बताया कि गाद जब जमा हो जाएगा तो नदियां इधर उधर बहना शुरू कर देती हैं, जब अपना मार्ग बदलती है तो उस वजह से भी ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि एक तो पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही है, पानी ज़्यादा होगा तो नदियाँ अपनी दिशा बदलेंगी। तो वो आप समझ लीजिए। शहरीकरण, अब जान रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप देखें तो शहरीकरण काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जब शहरीकरण की वजह से क्या हो रहा है कि जो नदियों की घाटियाँ वगैरह हो गई, इन सब क्षेत्रों में जो नदियों का पहले रास्ता हुआ करता था वहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए। शहर का विकास हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि उस क्षेत्रों में जब पानी भरता है तो हम बाढ़ के रूप में देखते हैं कि जान माल का नुकसान होता है, और फिर उनकी चीज़ें हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आई हुई, जबकि वो अपनी उसका एक कुदरती कह सकते हैं नेचुरल वे था, मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक रास्ता था नदियाँ जिससे बह रही थी, लेकिन वो आगे चल करके फिर वो बाढ़ के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो हम शहरीकरण भी इसमें, बांध, आप देखें पूर्वोत्तर भारत में कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों का निर्माण जब होता है तो मान लीजिए जब कोई बांध बनता है तो बांध पानी, हालांकि बांध के कई फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। फायदों में हम सिंचाई वगैरह कर सकते हैं, और भी कई सारी विद्युत उत्पादन ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन नुकसान में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चूँकि हम बारिश के संदर्भ में नुकसान की बात करेंगे तो उसमें होता है कि जब जलस्तर नदियों का बढ़ता है तो नदियों के जलस्तर बढ़ता है, बारिश खूब हो जाती है तो बांध वगैरह में जब पानी रोका जाता है तो नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के, आप पेपर में पढ़ते रहते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते कि बांधों के द्वार खोल दिए गए, 4 गेट खोल दिए गए, 3 गेट खोल दिए गए, और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। तो बांधों के जरिए जो पानी का रुकावट किया था रोका जाता है, लेकिन जब उसके जब गेट खोले जाते हैं तो पानी काफ़ी तेज़ी से बाहर आता है, और पानी बाहर आने की वजह से आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ की स्थिति बन जाती है, पानी को जब छोड़ा जाता है। हिमालयी ढाल इंपॉर्टेंट, मैंने बताया अभी, हिमालय का जो दक्षिण का हिस्सा देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको ढाल देखने को मिलती है। ढाल की वजह से क्या होता है, नदियों की रफ्तार बढ़ती है, और ढाल भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पूरा पानी इस क्षेत्र में, हालांकि मैंने तो अभी आपको 2 ही 3 नदियां बताई हैं, लेकिन इसमें पूरी नदियों का एक जाल सा बना हुआ है, छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, और जब बारिश होती है तो वो नदियाँ पूरी आकर के इस क्षेत्र में पूरा पानी लेकर के ब्रह्मपुत्र में चली आती है। और आप देख रहे हैं पिछले वजह से काजीरंगा वगैरह के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे बाढ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। तो हिमालयी ढाल इंपॉर्टेंट, बांध, शहरीकरण। अभी पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ के कारणों पर चर्चा कीजिए, पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ क्यों आती है, या इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इन सब पॉइंट को लिख सकते हैं, और इस पे एक एक पॉइंट पे आप अपने आप बना सकते हैं, इसमें कुछ आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं बारिश के पैटर्न में बदलाव, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की स्थिति बन रही है और पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है, कि जैसे अब क्योंकि पैटर्न में बदलाव के पीछे कई सारे कारण मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जब इंदिरा नहर जब राजस्थान के क्षेत्र में बनाई गई थी तो राजस्थान के क्षेत्र में इंदिरा नहर जब बनाने की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल गया था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो थार मरुस्थल के आसपास का क्षेत्र है, जो इंदिरा नहर बनाने की वजह से वहाँ पर जो पहले जो गर्मी होती थी वो गर्मी उतनी तेज़ी से, वो कह सकते हैं जो कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती थी, वो आसपास जब पानी वगैरह होने की वजह से वो कन्वेक्शन करंट उतनी तेज़ी से नहीं उठ पाई, और जब कन्वेक्शन करंट उतनी तेज़ी से नहीं उठ पाने की वजह से आसपास पूरा कह सकते हैं कि वहाँ के जो बारिश का जो पैटर्न था उसमें बदलाव हुआ था। उसी तरीके से कुछ यहाँ भी है, इसमें जब कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, बारिश के पैटर्न में बदलाव की बात करेंगे, जब यहाँ के क्षेत्रों में आप जब देखेंगे तो जब कोई वृक्ष का क्षेत्र, मतलब कहें कि वनों के क्षेत्रों को जब काटा जाता है, पेड़ वगैरह काटे जाते हैं तो आसपास की ज़मीन खाली हो जाती है, और खाली होने की वजह से सनलाइट है वो काफ़ी डायरेक्ट उस ज़मीन पर पड़ती है, और ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कन्वेक्शन करंट उठती है, और उस वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ वगैरह की स्थिति देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि जो बारिश का पैटर्न है, बेमौसम बारिश हो जाना और अचानक से खूब तेज़ बारिश हो जाना, इन सब चीज़ें कई सारे कारण, टेम्परेचर का बढ़ना और इन सब चीज़ों को डिपेंड करता है। हालांकि इसके ऊपर अभी कई सारी रिसर्च होना बाकी है, इस पर कई सारे रिसर्च वगैरह शोध वगैरह होते रहते हैं, उसके बारे में आगे आपको अपडेट जिस तरीके से होती है तो आपको पता चलता रहता है समाचार पत्रों के माध्यम से। तो ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ना, वनों को काट देना, वनों को काटने के बाद में जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और आप जान रहे हैं बारिश की, क्योंकि जस्ट बगल में बंगाल की खाड़ी है, बारिश होने के पीछे इसमें कुछ ज़्यादा करने की, जहाँ गर्मी बढ़ेगी बंगाल खाड़ी से कन्वेक्शन करंट उठेंगी, और सीधी बात है यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठेंगे, उसको भरने के लिए आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस वजह से यहाँ से क्या होगी कि वो
यहाँ से नमी युक्त पवनें चलना शुरू होंगी और वो क्या होंगी कि वो यहाँ पे बारिश कराएंगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जब बताया था, मैं बता रहा था भारतीय मानसून की क्रियाविधि, बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक शाखा इस तरफ, दूसरी बंगाल की बांग्लादेश होते हुए उत्तर की तरफ, तो उससे यहाँ पे बारिश होती है। तो एक तो बारिश के पैटर्न में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट। दूसरा है भूदृश्य, लैंडस्केप। आखिर यहाँ पे बाढ़ के लिए लैंडस्केप क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने बताया है इसकी कुछ इस तरीके से, अगर जो हम इसको क्षैतिज काट बनाए यहाँ की, तो कुछ इस तरीके से बनेगी कि ऊपर की ये हिस्सा हो गया हिमालय का, हिमालय के बाद में आप देखेंगे तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र की घाटी, उसके बाद में दक्षिण के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो आप बताइए, अगर यहाँ पे बारिश वगैरह खूब तेज इस किनारे पर होने लगे तो पानी कहाँ आएगा? पानी यहीं पर आकर के जमा होगा ये वाले क्षेत्र में, और यहाँ से नदियाँ वगैरह पूरा पानी ला करके यहाँ पर ले आती हैं, और इधर गारो, खासी, जयंतिया सही बारिश वगैरह हुई है, यहाँ की जो नदियाँ वो भी ले आई अपने पास, और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पानी पूरा यहीं पर जमा हो जाता है जो ब्रह्मपुत्र घाटी में, और पूरा आसाम का जो बेल्ट आप देखेंगे पूरी पानी से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जिले यहाँ पर आप देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ का भूदृश्य अर्थात लैंडस्केप भी उसके लिए जिम्मेदार है यहाँ पर। दूसरा, ग्लेशियर पिघलने की दर में बदलाव। आप जान रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे वो सिक्किम का क्षेत्र हो, चाहे वो आप ले लीजिए उत्तरी तिब्बती मतलब तिब्बत का क्षेत्र, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से कि जो ग्लेशियर पिघलने की दर है वो काफ़ी तेज़ी से, तो ग्लेशियर जब ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे तो वो पिघल करके पानी के रूप में नदियों में पानी बढ़ेगा, और जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ग्लेशियरों के पिघलने की दर में बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसे आप जान रहे हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर पिघलने की दर में बदलाव। वनों का कटाव। वनों का कटाव मैंने भी बताया था कि वनों के कटाव की वजह से मिट्टी जो होती है वो ढीली हो जाती है। मिट्टी जब ढीली हो जाती है तो मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो जब नदियाँ बहती हैं तो नदियों के बहाव के साथ में मिट्टी भी अपने साथ बहती चली जाती है। और इसमें मैंने भी गाद की बात की, तो गाद की मात्रा में इन सब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और वो आगे चल कर गाद ब्रह्मपुत्र की घाटी में बह जाती है। अब देखिए मांझली द्वीप वगैरह देख लीजिए, तो क्या है, नदी के द्वीप जो स्थित है वो कह सकते हैं गाद द्वारा इन सब चीज़ों से ही निर्मित है। तो मांझली द्वीप आपको देखने को मिलता है, उसको दोनों किनारों पर आप देखेंगे। ऐसा सिर्फ मांझली द्वीप की बात है, आपको ब्रह्मपुत्र की घाटी में कई सारे ऐसे द्वीप आपको छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे जो नदियों के द्वारा, गाद के द्वारा लाए गए उनसे निर्मित हैं। आइए और देखते हैं। अब इसमें कुछ आंकड़े मैं बता दूं कि अगर जो इस पे आंकड़ों पे नज़र डाली जाए तो 2001 से 2021 के बीच में देखेंगे तो जो भारत में वनों की कटाई हुई है उसका 76% हिस्सा जो है वो पूर्वी भारत में आता है। मतलब इस एरिया में सबसे ज़्यादा वनों की कटाई हमें देखने को मिलती है 76%। लेकिन उसमें सिर्फ आसाम की बात करें तो करीब 14.1% जो है वो वनों की कटाई जो है वो सिर्फ आसाम के क्षेत्रों में हुई है। तो उसको याद रखिएगा, आसाम के क्षेत्रों में। और बढ़ती आबादी जो है स्तर बढ़ रहा है। आबादी बढ़ने की वजह से जो ग्रामीण का क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो उसका एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने की वजह से वनों की कटाई वगैरह भी हो रही है, और लोग नदियों की घाटियों में जाकर के अपने घर वगैरह बना लें। जिस तरीके से आप केरल के क्षेत्र में देखेंगे बाढ़ वगैरह आई केरल के क्षेत्र में, उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ पनप रही हैं। इस वजह से यहाँ पर बाढ़ वगैरह आ सकती है। अब आइए आपको एक और चीज़ बताते हैं। असम के क्षेत्रों में एक शब्द का जिक्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरदोई शिला। अब मैं आपसे पूछूं कि असम के क्षेत्र में बोरदोई शिला ने खूब कहर ढाया, तो आपके दिमाग में आएगा बोरदोई शिला क्या चीज़ है, आखिर बोरदोई शिला क्या है। हो सकता है आपकी परीक्षा में कभी आ ही जाए और आप उसको ना कर पाएँ। तो बोरदोई शिला दरअसल एक शब्द है जिसको हम कह सकते हैं जब तेज़ हवाओं के साथ जब बारिश होने लगती है तो उसको आसाम के क्षेत्र में बोरदोई शिला कहा जाता है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश जब होती है तो उसको आसाम के क्षेत्रों में बोरदोई शिला भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। पेपर में मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि आसाम के क्षेत्र में बोरदोई शिला ने खूब कहर ढाया, आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी जानमाल का नुकसान। तो इस तरह की जब हेडिंग पढ़ने में आती है तो बोरदोई शिला आपको जानना जरूरी हो सकता, कभी आपके परीक्षा में आ ही जाए बोरदोई शिला के ऊपर प्रश्न। बाकी गारो, खासी, जयंतिया मैंने बता ही दिया। ये एक हाफलांग याद रखेगा, हो सकता है पूछ रहा। हाफलांग हिल स्टेशन है आसाम का, कछार यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिमाह साओ।
ये भी यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको याद रखिएगा। ऊपर की तरफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर, तो वो भी इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो ये सब काफ़ी बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। हालांकि आप देखेंगे तो यही नहीं है, ये उत्तरी के क्षेत्र के भी जिले हो जाएं, ये पूरा आसाम का क्षेत्र काफ़ी प्रभावित रहा है ये, चूँकि यहाँ पर जो रेलवे लाइन कटने की वजह से त्रिपुरा तक का कनेक्शन कट गया है, रेलवे नेटवर्क। तो उसको भी आप थोड़ा सा मानचित्र पे समझेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, वरना आप हाफलांग को ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बता दिया है, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हाफलांग, उसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मानसून की प्रकृति मैंने नहीं बताई क्योंकि उसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाइएगा उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी की, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी भारतीय मानसून की क्रियाविधि, तो आपको उसमें चीज़ें अच्छे समझ जाए। बाकी जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी के पर्पज से, जब आप देखेंगे तो इन सब टॉपिकों से प्रश्न आपको मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल, इनको आप हमेशा अपने, ये कुछ ऐसे टॉपिक जैसे होते हैं जिनको आप किसी भी जगह पर इनको फिट कर सकते हैं, और चूंकि ये ऐसे टॉपिक हैं और वो कहीं की भी बाढ़ आए, इन्हीं सब टॉपिकों की वजह से आपको जिक्र आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़िए और इन जगहों को, इन सब टॉपिकों को जो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया है उनमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्यों, कहाँ पे, क्या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही है। भाई अभी हम यूपी की बात करेंगे, यूपी में बाढ़ आया तो हम ये कई सारे ऐसे हिमालयी ढाल का इन सब का जिक्र नहीं कर सकते। तो आपको जगह के लैंडस्केप के अनुसार वहाँ पे चीज़ें देखनी है कि आखिर ये पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सभी पॉइंट अगर जब पूर्वोत्तर भारत की जगहों पर देखेंगे तो ये सभी पॉइंट अप्लाई होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के मैं करंट अफेयर की जो टॉपिक है उस तरह की वीडियोज़ वगैरह मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।